आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। यह इतिहास ग्रंथ दो भागों में आया था। इसका पहला संस्करण 1929 में प्रकाशित हुआ था और इसका दूसरा संस्करण 1940 में आया था। कब आया था? 1940 और 1929। शुक्ल जी के इतिहास लेखक में चार रचना स्रोत सामग्री के रूप में थी। क्या कह रहा है कि शुक्ल जी का जो इतिहास लिखा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, ये चार रचना स्रोत सामग्री के रूप में थी। यानी इन चार रचनाओं से किस किस से मिस्र बंधु विनोद, जिसका शुरू के 3 भाग 1913 में हुआ था और अंतिम भाग 34 में है ना। मिस्र बंधु विनोद से और श्याम सुंदर दास की थी हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ था? श्याम सुंदर दास का, जिसे जीवन शैल जैसी गाथा हरिहर द्विवेदी का था। हरिहर द्विवेदी कहते हैं, इसे वियोग हरि भी कहते हैं। इसे ब्रज माधुरी सार 1923 में जीवन शैली जैसी रचना थी। और राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुद के 2 भाग 1913 में आए। तो कविता कौमुद किसकी? राम नरेश त्रिपाठी का। ब्रज माधुरी सार किसका? हरिहर द्विवेदी वियोग हरि का। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का। और मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का है। इन रचनाओं का आधार रचना स्रोतों सामग्री के रूप में इन्होंने रचना की थी। आज तो कविता कौमुदी के 8 भाग आ गए, लेकिन जब रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिखा उस समय केवल 2 ही भाग आए थे, जो 1913 में आए थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रारंभ में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे। किस में लिख रहे थे? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। याद करने की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से किस में इतिहास लिख रहे थे? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिख रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास की विशेषता क्या क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा गया पहला साहित्येतर इतिहास ग्रंथ है। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, रसवाद और लोक मंगलवाद की इसके अंदर विशेष बात पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने रसवाद को व्यक्ति के हृदय से निकलकर लोक हृदय के साथ जोड़ा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने रसवाद को व्यक्ति के हृदय से निकालकर लोक हृदय के साथ जोड़ा गया है। प्रकृति प्रेम और प्रकृति से गहरे जुड़ाव इनके साथ थे। काव्य में विभावना व्यापार पर बल दिया गया। काव्य में विभावन व्यापार पर बल दिया गया। रचना की प्रासंगिकता एवं सौदेश्यता पर बल दिया गया। काव्य में विभावन व्यापार पर बल दिया गया। रचना की प्रासंगिकता एवं सौदेश्यता पर बल दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शुक्ल जी ने कवियों व रचनाकारों के जीवन परिचय, जन्म मरण आदि को विशेष महत्व न देकर उनके साहित्यिक प्रवृत्तियों को युगिन उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषित करने पर विशेष बल दिया। क्या करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उस इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने कवि रचनाकारों जीवन परिचय या उनके जन्म मरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में जो उनके विचार थे, उन विश्लेषण के उनको ज़्यादा बल दिया है। शुक्ल जी के काव्य में रहस्यवाद की वृद्धि थी। किसकी वृद्धि थी? तो प्रश्न बन सकता है, शुक्ल जी काव्य में किसकी वृद्धि थी? रहस्यवाद की वृद्धि थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास। किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि तुलसीदास जी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का प्रिय कवि कबीरदास जी है। रामविलास शर्मा के प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रामविलास शर्मा कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रोफेसर नामवर सिंह के प्रिय कवि मुक्तिबोध है। यह मार्क्सवाद या साम्यवाद प्रगतिवाद के कवि थे। नामवर सिंह के मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा के निराला जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के कबीरदास जी और रामचंद्र शुक्ल कौन है? तुलसीदास जी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास काल विभाजन और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास काल का 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। पहला काल आया वीरगाथा काल, जो वीरगाथा काल। दूसरा पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल। वीरगाथा काल, इसका समय 1050 से इन्होंने निर्धारित किया और 1375 तक। 1050 से 1375 ये विक्रम संवत की बात है।
1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल, इसका दूसरा नाम दिया भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल, इसका दूसरा नाम क्या, भक्ति काल। ये संवत 1375 से संवत 1700 तक है। 1375 से संवत 1700 तक चला पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इसका दूसरा नाम है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल दूसरा का नाम दिया रीतिकाल, और ये 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहते हैं, और ये 1900 से प्रारंभ होता है, और जब तक 1900 से प्रारंभ हो जाता है। ये काल विभाजन को, एक ही काल के दो दो नामकरण की परंपरा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की थी, जबकि एक ही काल के विभाजन में बांटने की जो प्रक्रिया थी वो मिस्र बंधुओं ने शुरू की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 3 भागों में बांटा, 4 भागों में। वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं, तीसरा हो गया आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य खंड और पद्य खंड इन 2 भागों में विभाजित किया। और आधुनिक काल कितने भागों में, आधुनिक काल 2 भागों में बांटा इन्होंने, एक गद्य काव्य के रूप में, एक पद्य काव्य के रूप में। जो रचनाएं होंगी उनका जो कविताएं हों उनको पद्य में बांटा गया। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज से लेकर के राणा हमीर देव के शासन काल के समय को वीरता काल माना। यानी इन्होंने शुरुआत कवि किसको माना, मुंज कवि को माना। तो मुंज से लेकर के राणा हमीर देव के शासन काल तक के कवियों को तो वीर कथा काल में माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अप्रत्यक्ष रूप से मुंज को हिंदी का पहला कवि मानते हुए लिखा है। नहीं, इन्होंने हिंदी का पहला कवि मुंज को ही हिंदी का पहला कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को हिंदी का पहला कवि माना और लिखते हुए लिखा कि पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ प्राप्त होते हैं। पुरानी हिंदी के जो भी रचनाएं हैं, सबसे पुराने नमूने हैं, वो कहाँ प्राप्त होते हैं, राजा भोज के चाचा और वाकपति मुंज के यहाँ ही प्राप्त होते हैं। तो मुंज से लेकर राणा मीर तक ने क्या माना, वीर गाथा काल के नाम से बांटा गया है। प्राकृतक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य प्रारंभ मानना चाहिए। क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य कहाँ से मानना चाहिए, प्राकृतक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।